हेलो स्टूडेंट्स, मैं मणिमोहन शर्मा मैथ्स चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं टेंजेंट और नॉर्मल के लेक्चर्स में फर्स्ट लेक्चर्स में आपको स्लोप, टेंजेंट एंड नॉर्मल का कॉन्सेप्ट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टेंजेंट का कॉन्सेप्ट और टेंजेंट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल नॉर्मल का कॉन्सेप्ट आपको दिया हूं स्टूडेंट। साथ में हम स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल का कॉन्सेप्ट आपको दिया, साथ उसमें प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवाए। आज का जो लेक्चर्स है इसमें कॉन्सेप्ट के साथ सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा। हम प्रत्येक कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रॉब्लम बनाने के लिए सीखेंगे इसमें। तो आज का जो पहला कॉन्सेप्ट है, स्लोप के बाद दो टेंजेंट के बीच का एंगल फाइंड करना। मतलब हमारे पास आज का जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स टू द कर्व, और कर्व का नेमिंग भी हम कर लेते हैं, टू द कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स एट द पॉइंट्स, और पॉइंट्स भी हम सपोज कर लेते हैं स्ट्रेट। एक पॉइंट हम P लेते हैं, x1 y1 एंड Q x2 y2। अब देखिए क्या है, हमारे पास कर्व का जो फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स है। अब देखिए हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक कर्व है। अब ये जो कर्व है वो y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है स्टूडेंट। अब इस कर्व पर आप कहीं दो पॉइंट आप ले लें। सपोज कीजिए कि एक पॉइंट हमारे पास ये रहा P x1 y1, और एक सेकेंड पॉइंट हमारे पास ये है Q x2 और y2। अब इस पॉइंट से हम टेंजेंट खींच रहे हैं, इस पॉइंट पर भी कर्व का टेंजेंट हमने खींचा। हमें फाइंड करना है कि इस टेंजेंट के बीच में क्या एंगल बनेगा। मतलब ये हमें थीटा फाइंड करना है स्टूडेंट। साथ में ये फाइंड करना है कि ये दोनों टेंजेंट आपस में अगर परपेंडिकुलर हो जाए तब क्या कंडीशन होगा, और अगर ये दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल हो जाए तब क्या कॉन्सेप्ट होगा। आप एक टेंजेंट का नाम आप PT कर लीजिए और दूसरा टेंजेंट का नाम आप QS कर लीजिए। तो पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। यहां से हमारे पास जो प्रॉब्लम एराइज होता है और जो आपको 12th बोर्ड में और मेंस में जो क्वेश्चन पूछता है, यहां से स्टूडेंट पहला क्वेश्चन कि आपके पास कर्व का इक्वेशन देगा, दोनों पॉइंट देगा और ये प्रूफ करने देगा कि ये टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये आपका टेंजेंट आपस में पैरेलल है। साथ में यह पूछा जा सकता है कि दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल क्या होगा। ये डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चलें। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थोड़ा कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टूडेंट हमें पढ़ना था कि दो लाइन के बीच का एंगल थीटा कर देते हैं बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस y इक्वल्स टू m1x प्लस C1 एंड y इक्वल टू m2x प्लस C2
बी गिवन बाई, या शॉर्ट में कर लेते हैं, इस क्या थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ये फाइंड करना था। ये थीटा होता है स्ट्रिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये थ्योरम है, मतलब अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस प्रकार से अगर हम फिगर की बात करें तो एक स्ट्रेट लाइन ये ले ले और दूसरा स्ट्रेट लाइन ये ले ले। अब ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को थीटा एंगल पर कट करेगा। ये तब ऐसी स्थिति में यहां से जो tan थीटा होगा मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 होगा। ये m1 जो है ये फर्स्ट लाइन y इक्वल टू m1x प्लस c1 का स्लोप है, और m2 जो है वो सेकेंड लाइन y इक्वल टू m2 x प्लस c2 का स्लोप है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पढ़ना था। मतलब यहां से अगर आप सपोज करो कि ये लाइन का इक्वेशन लेते हो y इक्वल टू m1x प्लस c1, और इस लाइन का इक्वेशन ले m2x प्लस c2 ऐसा, तो यहां जो स्लोप बनेगा माने इंक्लाइनेशन, और ये अगर ये बीटा लेते हो और ये गामा लेते हो तो इसका जो स्लोप है वो m2 है। मतलब यहां से tan बीटा स्टूडेंट हमारे पास गिवन होता था कि m2 के बराबर है, और यहां m1 है, मतलब tan गामा जो है हमारे पास m1 है। ये हमारे पास स्लोप होता था, ये स्लोप हमारे पास स्ट्रेट लाइन में गिवन है, या इक्वेशन से हम स्लोप फाइंड कर लेते। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टेटमेंट पढ़ना था। अब आप सोच रहे होंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप क्या हो गए सर, क्योंकि टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन ही है, और स्लोप निकालने के लिए पिछले लेक्चर्स में हम आपको बताए थे कि अगर P पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकालना है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको फाइंड करना है एट P, तो हमारे पास dy बटे dx एट कौन सा पॉइंट है, x1 बाई 1 हो जाएगा। ये P पॉइंट पर बनने वाला टेंजेंट का स्लोप हो गया, और Q पॉइंट पर भी उसी प्रकार से स्लोप निकाल सकते हैं, मतलब कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट Q। तो यहां से हमारे पास फाइनल फाइंड हो गया dy बटे dx एट x2 और y2। ये स्टूडेंट ये फर्स्ट आप लाइन मानते हो तो ये फर्स्ट स्लोप m1 है, और ये तुम्हारे पास m2 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ध्यान से देंगे, अगर दो स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो उसके बीच का एंगल थीटा लेते हैं, तो थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। अब यहां हमें दो टेंजेंट के बीच का एंगल फाइंड करना है। दोनों टेंजेंट जो हमारा है स्टूडेंट, वो दोनों टेंजेंट हमारा स्ट्रेट लाइन है, इसलिए आपका ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। लेकिन यहां जो स्लोप निकालने का जो तरीका होगा, तो यहां P पॉइंट पर टेंजेंट का हम स्लोप निकालेंगे, तो वो P पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप dy बटे dx एट x1 बाई 1 हो गया, और Q पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप जो है dy बटे dx एट x2 बाई 2 हो गया। मतलब इस लाइन का स्लोप फाइंड हो गया और इस लाइन का स्लोप फाइंड हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस फर्स्ट लाइन के स्लोप को m1 और इसे m2 मानते हैं। अगर हम दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल थीटा लेते हैं, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। अगर दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल थीटा लेते हैं तो आप वहां से जो फॉर्मूला लगाएंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स मॉड ऑफ फर्स्ट स्लोप ये है, तो dy बटे dx आप ऐसे लिखते हैं एट x1 बाई 1 ये पहला स्लोप, माइनस dy बटे dx एट x2 बाई 2 ये दूसरा स्लोप हुआ दूसरे टेंजेंट का, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस dy बटे dx एट x1 बाई 1 इंटू dy बटे dx एट
x2/2। ये फाइनल फाइंड हो गया, हमारे पास एंगल फाइंड हो गया स्टूडेंट। अब जब ये एंगल फाइंड हो गया, अब यही हमारे पास कोऑर्डिनेट में इसे m1 कहते थे और इसे m2 कहते हैं। ये 1 प्लस m1 इंटू m2 हो गया। सिर्फ वहां जो कोऑर्डिनेट में जो हम स्लोप निकालते थे वह स्लोप m1 tan गामा लिखे थे और m2 tan बीटा था। और यहां जो स्लोप फाइंड करते हैं वो फंक्शन के डेरिवेटिव्स का उस पॉइंट का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से प्राप्त करते हैं। तो आपका स्लोप निकालने का तरीका सेम मतलब डिफरेंट होगा। यहां डेरिवेटिव से स्लोप फाइंड करना था, वहां आपको इंक्लिनेशन से स्लोप फाइंड करना था। अब सपोज कीजिए कि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, तब क्या होगा? मान दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, तब स्टूडेंट क्या होगा? आप तो इसे लिख ही लिए होंगे। अभी हम एंगल को रहने देते हैं। यहां से दो कॉन्सेप्ट की बात और करेंगे। एक कॉन्सेप्ट हमने कहा जिसको आप कह सकते हो कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी। परपेंडिकुलरिटी माने दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तब कंडीशन क्या होगा? तो थीटा तो 90 हो गया, तो यहां से tan 90 निकालोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, और अनडिफाइंड का मतलब 0 हो गया इसमें। अब यहां से जो आपका टेंजेंट निकला मतलब एंगल जो फाइंड हुआ उस इतना इक्वल टू 1/0 कर लेंगे। चलिए इधर भेज दें तो tan थीटा हो गया, और tan थीटा का जो वैल्यू है ओरिजिनल में हमारे पास जो एंगल है स्क्रीन वो tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ dy बटे dx एट x1/1 माइनस dy बटे dx एट x2/2 है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस dy बटे dx एट x1/1 इंटू dy बटे dx एट x2/2 है। ये अब यहां से जो थीटा है वो 90 है, और tan 90 पर ये अनडिफाइंड हो गया, 1/0 हो गया। तो आप यहां से डायरेक्ट लिख देते हैं, इसका जो वैल्यू है 1/0 लिख देते हैं। मतलब यहां से 90 ले लिए थीटा इक्वल टू, तो 1/0 इक्वल टू देखिए यहां से तो dy बटे dx एट x1/1 माइनस dy बटे dx एट x2/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस dy बटे dx एट x1/1 इंटू dy बटे dx एट x2/2 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये 0 हो जाएगा, तो इतना इक्वल टू 0, तो फाइनल हो गया 1 प्लस dy बटे dx एट x1/1 इंटू dy बटे dx एट x2/2 इज इक्वल टू 0। अब इस 1 को आप दूसरी साइड भेज दीजिए, तो दूसरे साइड जब भेजेंगे तो dy बटे dx एट x1/1 इंटू dy बटे dx एट x2/2 इक्वल टू -1। यही हमारे पास रिलेशन आ गया, जिसको जनरली टीचर कहते हैं कि दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 है। कोऑर्डिनेट की तरह आप इसे याद रखें, लेकिन वास्तविक में स्लोप हमारे पास यहां टेंजेंट के लिए dy बटे dx एट x1/1 पीक पॉइंट के लिए था, और ये क्यू पॉइंट के लिए हमारे पास फाइंड हुआ। अगर सेकंड कंडीशन की बात करें
जैसे हम यहां से कहें कंडीशन फॉर पैरेललिज्म। अब जब पैरेललिज्म कहेंगे तो थीटा तुम्हारे पास 0, तो tan 0 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखो तो यहां जब 0 रखोगे तो ये तो जाकर 0 हो जाएगा, तो इतना इक्वल टू 0। जैसे ही आप 0 करोगे, जैसे ही आप 0 करोगे, आप इसे स्पेस बना लें। जैसे आप 0 करोगे तो तुम्हारे पास फाइनल dy बटे dx एट x1 बाई 1 माइनस dy बटे dx एट x2 बाई 2 इक्वल टू 0 है। तो आप dy बटे dx एट x1 बाई 1 इज इक्वल टू dy बटे dx एट x2 बाई 2 होगा। इसका अर्थ है कि दोनों पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप अगर इक्वल हो जाता है तब वह दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इसी प्रकार की बातें थी कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर कब होंगे, जब m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होगा। अब m1 क्या है कि फर्स्ट लाइन का स्लोप है और m2 सेकेंड लाइन का स्लोप है। हम यहां चूंकि टेंजेंट के स्लोप की बात कर रहे हैं तो यहां टेंजेंट का स्लोप जो m1 है वो dy बटे dx एट x1 बाई 1 है, और m2 जो है वो dy बटे dx एट x2 और बाई 2 है। आप इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं समझेंगे, हम डेरिवेटिव का यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में है। अगर हम ये कहेंगे कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 तो डायरेक्ट ये बोलना एक जुर्म हो जाएगा। आपको बोलना पड़ेगा वहां कि m1 जो है टेंजेंट का स्लोप है और वह स्लोप dy बटे dx एट x1 बाई 1 है, और m2 जो है वो dy बटे dx एट x2 बाई 2 है। ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, तभी आप मतलब यहां लिखना पड़ेगा कि m1 क्या है और m2 क्या है, तभी आप वहां m1 इंटू m2 बराबर -1 बोल सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट टीचर समझाने के क्रम में ऐसा बोल देते हैं कि आप तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि स्लोप जो है दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाता है। वही थ्योरी यहां लगा देना, और जब दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तब ऐसी स्थिति में दोनों स्लोप इक्वल हो जाता है, तो वही आप लगा दें यहां। लेकिन आपको यह समझना होगा कि स्लोप का मतलब वहां जो स्लोप था या तो इंक्लिनेशन से फाइंड करते थे, या जो वहां जो स्लोप फाइंड करने का तरीका था कोऑर्डिनेट से फाइंड करते थे। दो कोऑर्डिनेट से फाइंड करते थे, लेकिन यहां जो स्लोप फाइंड करने का जो तरीका है वो डेरिवेटिव में है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में है। इसलिए आपको स्टूडेंट को यह समझना होगा और ये एक्सप्लेन करना होगा अपने थ्योरीज के ऊपर कि आपका जो पहला स्लोप है वो dy बटे dx एट p पॉइंट के लिए ले रहे हैं तो एट p, अब p का कोऑर्डिनेट जो है वो लिख सकते हैं आप, और जब q के लिए लेंगे तो dy बटे dx एट q है, m2 ये है। तो आप डायरेक्ट सिर्फ सिंपल रूप में आप इसको नहीं लिख सकते, बोल सकते, या बोलना गलत होगा जब तक कि आप डेरिवेटिव के लिए आप इसको डिफाइन नहीं कर लेते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास एक कर्व होगा और आपको ये प्रूफ करने देगा कि डिफरेंट पॉइंट से अगर आप दो टेंजेंट खींचते हैं तो राइट एंगल बनाएगा। प्रूव दैट, ये हम क्वेश्चन ले रहे हैं, प्रूव दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व, और कर्व का इक्वेशन ले लेते हैं y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x और +6 एट द पॉइंट एक पॉइंट आप 20 ले लो और दूसरा पॉइंट आप 30 ले लो, आर एट
राइट एंगल और एट राइट एंगल। ये क्वेश्चन हमने दिया, ये क्वेश्चन है। आपके पास में ये कर्व है, मान लिया जाए कि ये कर्व है वाई स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये कर्व। अब इसमें कहीं पॉइंट आपके पास मान लिया जाए कि आपके पास ये 2 0 है, 2 0 है और 2 0 पॉइंट है और 3 0 पॉइंट है, 2 0 और 3 0 है। तो ये 2 0 है, मतलब आपके पास में ये एक्सिस के ऊपर होगा। ये पॉइंट आप रख लो कि 2 0 है और ये पॉइंट आपके पास 3 0 है, ऐसा है। अब यहां से आप 2 0 से आप टेंजेंट खींचो और यहां से आप टेंजेंट खींचो, इस प्रकार से। तो आपको ये प्रूफ करना है, ये P पॉइंट लो और ये Q पॉइंट, कि ये जो बीच का एंगल है वो क्या है, राइट एंगल है, मतलब परपेंडिकुलर है। मैंने कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी की बात कर रहे हैं। राइट एंगल है, इसका मतलब कि दोनों टेंजेंट आपस में 90 डिग्री पर है, ये प्रूफ करना है। और 90 डिग्री पर क्या हमने कहा था कि आप dy बटे dx एट p निकालोगे और dy बटे dx एट q निकालोगे, दोनों का प्रोडक्ट करोगे। अगर -1 आ गया तो इसका अर्थ है कि वो 90 डिग्री है। तो गिवन कर्व हमारे पास में है, पूरा 12th बोर्ड में लिखना पड़ेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो डेरिवेटिव dy बटे dx हो गया 2x माइनस 5। अब स्लोप निकाल रहे हैं स्टूडेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2 0 इक्वल टू dy बटे dx एट 2 0। अब वैल्यू रख दो, x बराबर 2 इंटू 2 माइनस 5, ये 4 माइनस 5 इक्वल टू हमारे पास -1 आ गया। अब सेकेंड रो, आप यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो एट 3 0 पर। तो अब हम लिखेंगे dy बटे dx एट 3 0। अब x बराबर 3 आप रखोगे तो 2 इंटू 3 माइनस 5, 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। अब इस दोनों स्लोप के प्रोडक्ट की बात करेंगे, मतलब अब आपको निकालना होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2 0 इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 3 0। ये दोनों स्लोप का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो एक तो हमारे पास -1 आ गया और एक 1 आ गया, -1 आ गया। मतलब ये पहला टेंजेंट का स्लोप और दूसरे टेंजेंट का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ गया। इसका मतलब है कि टेंजेंट आपस में या बीच में 90 डिग्री बनाएंगे या टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे। आप यहां से लिख सकते हो, दैट इज टेंजेंट्स एट 2 0 एंड 3 0 are perpendicular to each other, तो यह पहला क्वेश्चन है। यहां कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी का यूज हमने किया कि दोनों टेंजेंट का स्लोप अगर -1 के बराबर आ जाए, हाँ, स्लोप निकालने का तरीका डेरिवेटिव से ही निकालेंगे। आप कोऑर्डिनेट में नहीं चले जाएंगे, आपको फंक्शनल फॉर्म में आप डेरिवेटिव से ही फाइंड करेंगे स्टूडेंट। तब ऐसी स्थिति में अगर -1 आ जाता है तब हम कहेंगे कि दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर है, या दोनों टेंजेंट जो है कि बीच में 90 डिग्री का कोण बना रहा है, या उसको हम कहेंगे कि वो राइट एंगल पर एक दूसरे को कट कर रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट हमारे पास, ये रहा कि शो दैट
the tangents to the curve y is equal to 2x cube minus 3 at the points where x equal to 2 and x equal to minus 2 are पैरेलल। यहां से क्या करेंगे कि y दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 3, राइट एंगल हमने प्रूफ किया था फर्स्ट क्वेश्चन में और यहां पैरेलल प्रूफ कर रहे हैं। अब आप इसको जब डिफरेंशिएट करोगे dy बटे dx तो ये 6x स्क्वायर हो गया और कांस्टेंट का dc 0 हो गया। अब आप यहां से निकालोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x इक्वल टू 2, एट पॉइंट x इक्वल टू 2 इसकल टू हो गया dy बटे dx एट x बराबर 2। अब x बराबर 2 यहां रिप्लेस करेंगे तो 6 इंटू 2 स्क्वायर, तो 6 इंटू 4 ये 24 आ गया। अब -2 पर हम लोग फाइंड करेंगे इसका स्लोप, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x बराबर -2 यहां हो जाएगा dy बटे dx एट x बराबर -2, तो फाइनल हो गया 6 इंटू -2 का होल स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस हो गया तो ये 24 आ गया। तो -2 पर जो हमने स्लोप निकाला और 2 पर जो स्लोप निकाला दोनों इक्वल है, तो यहां से लिख सकते हो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x बराबर 2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x बराबर -2। दोनों पॉइंट पर का स्लोप बराबर है, और जब दोनों पॉइंट पर स्लोप बराबर है इसलिए आपस में जो टेंजेंट्स होंगे वो टेंजेंट हमारा पैरेलल होगा। आइए हम स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट में हम बताए थे, तो आप यहां से लिखेंगे कि टेंजेंट्स आर पैरेलल टू, या टेंजेंट्स आर पैरेलल एट पॉइंट, ये सब लिख सकते हो टू ईच अदर करो, टू ईच अदर। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बताया कि दो पॉइंट हमने लिया और दिखाया कि दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर है, जबकि यहां दिखा रहे हैं कि दोनों दो पॉइंट पर दो टेंजेंट खींच रहे हैं और ये टेंजेंट आपस में पैरेलल है। यहां y लिया, डिफरेंशिएट किया और दोनों पॉइंट पर हमने स्लोप को निकाला। अगर स्लोप अगर इक्वल आ जाता है दोनों पॉइंट पर तो हम कहेंगे कि ये टेंजेंट आपस में पैरेलल है। अब ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड पूरा हो गया। अब लेकिन यहां हम दो बातें और भी आपको मेंशन करना चाहते हैं। एंगल क्या मेंशन करना चाहते हैं, क्योंकि यहां बहुत सारे स्टूडेंट को हमने गलती करते देखा है। अगर टेंजेंट का स्लोप निकालें और दोनों अनडिफाइंड पर आ जाए, आप हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे स्टूडेंट, यही आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगा। नोट, आप ऐसे एंगल वगैरह आप निकाल लेंगे, लेकिन नोट में दो बातें जरूर याद रखेंगे। इफ
slope of both tangents to the curve are undefined. नहीं लगा रहे, are undefined. अगर ये दोनों अनडिफाइंड है, अब दोनों टेंजेंट जो है, टेंजेंट का जो स्लोप है वो अनडिफाइंड है, इसका अर्थ है स्टूडेंट कि दोनों, हमने कहा कि स्लोप ऑफ बोथ टेंजेंट्स टू द कर्व आर अनडिफाइंड है। जैसे मान लो ना कि आज कोई सर्किल हो, अब ये टेंजेंट की बात करें, अनडिफाइंड का मतलब है कि वह टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। इस टेंजेंट की बात कर रहे हैं, पी और क्यू की बात कर रहे हैं। अब ये जो टेंजेंट है वो ओरिजिनल में एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब इसके बीच में आपसे पूछेगा कि दोनों टेंजेंट के बीच में क्या एंगल होगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में आप कहोगे, क्या कहोगे कि देन द tangents makes, या टेंजेंट्स आर कर दो ना, आर पैरेलल टू वाई एक्सिस कर लेते, पैरेलल टू वाई एक्सिस कर लेते, या फिर ऐसे कर लो जो पहले लिखना चाहते, दैट इज टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ऐसा आपको कर देना। अगर ऐसा हुआ तब तो देख रहे हैं कि ये दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल है। चलिए इसका भी नाम दे देते हैं पी एल, और या फिगर में क्यू एम देते हैं। मतलब यहां जो पी एल है और क्यू एम ये पैरेलल है किसका, वाई एक्सिस का, दोनों तो है पैरेलल। जैसे टेंजेंट पैरेलल हुआ और इस पर 90 डिग्री है तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर ऐसी स्थिति में आपको एंगल फाइंड करने के लिए दें तो आप कहेंगे कि द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स इज 0। तो दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा वह एंगल 0 होगा। तो एक बात है, ये याद रखना है। अब शुरू करेगा अनडिफाइंड से ही क्वेश्चन। ये जो अनडिफाइंड हमने लिखा, ये हमने अनडिफाइंड शब्द का प्रयोग किया कि स्लोप ऑफ बोथ टेंजेंट्स आर अनडिफाइंड, इसी से यूज करेगा। अगर दोनों अनडिफाइंड है, मतलब आपने यहां से निकाला डी वाई बटे डी एक्स एट पी निकाला, इंफिनिटी आ जाए, डी वाई बटे डी एक्स एट क्यू निकाला, वो भी इंफिनिटी आ जाए, मतलब दोनों अनडिफाइंड आ जाए। बट जब आप इसका न्यूमेरिकल अप्रोच लोगे ना, तो डी वाई बटे डी एक्स निकालोगे एट पी, तो ये भी इंफिनिटी आ जाए। अब डी वाई बटे डी एक्स एट क्यू निकालोगे तो ये भी इंफिनिटी आ जाएगा। ऐसे इसका मतलब कि दोनों टेंजेंट हमारे पास अनडिफाइंड है। जैसे ही दोनों टेंजेंट अनडिफाइंड हुआ तो आप कहोगे कि बीच का जो एंगल बनेगा वह एंगल थीटा होगा। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में भी इस क्वेश्चन को यूज करेगा स्टूडेंट। अब इसमें नंबर सेकेंड की बात करते हैं। नंबर सेकेंड में क्या है, अभी हमने दोनों अनडिफाइंड किया था, अब एक को अनडिफाइंड करेंगे और एक को हम कहेंगे कि सर्टेन एंगल थीटा बना रहा है। इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ टेंजेंट करते हैं, दोनों में से कोई एक, वन ऑफ टेंजेंट्स is undefined. Slope of one of tangents is undefined.
एक अनडिफाइंड है, और एक टेंजेंट जो है वो थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड अदर टेंजेंट makes थीटा या makes एंगल थीटा इन पॉजिटिव डायरेक्शन भी लिख सकते हैं या एंटी क्लॉक डायरेक्शन भी लिख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी लिख सकते हैं। चलो विथ लिख लो पॉजिटिव डायरेक्शन, ऐसे लिख दो विथ पॉजिटिव डायरेक्शन। अब विथ लगा दिए तो विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कर लेते हैं, एक्स एक्सिस ऐसा बनाया। अब देखो सिचुएशन को रीड करके, सिचुएशन क्या आया, ये हमारे पास स्टूडेंट, ये हमारे पास, चलिए इसके लिए दो सिचुएशन बनाए। ये हमारे पास, अब देखिए क्या है कि एक तो हमारे पास अनडिफाइंड है, मतलब ये 90 है, ये 90 है, ये अनडिफाइंड है टेंजेंट, और दूसरा जो टेंजेंट है सपोज कीजिए कि ये है, ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये जब 90 है ये भी 90 होगा, और चूंकि तीनों का सम 180 होता है तो ये एंगल हमारे पास, ये जो पॉइंट, ये एंगल की बात करेंगे, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 90, तो 90 हो जाएगा और माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा सिचुएशन आए कि ये हमारे पास 90 बनाए और ये हमारे पास थीटा बनाए, ऐसा सिचुएशन, तो जब ये थीटा बनाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा, और तब ये एंगल निकालोगे तो 180 में घट जाएगा, पाई माइनस थीटा घटाओगे और उसमें ये 90 लिख माइनस करोगे तो फाइनल आ गया 9 पाई माइनस माइनस प्लस और माइनस 90 कैंसिल, मतलब तब ये एंगल जो है थीटा माइनस 90 हो जाएगा। अब ध्यान दे, तो एक अनडिफाइंड है और दूसरा जो है एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, तब ऐसी स्थिति में दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल एक में आ रहा है 90 माइनस थीटा और दूसरा हमारा है थीटा माइनस 90। अब इस दोनों को इक्वेट करके हम लोग मॉड में कर ले तो रिजल्ट आपका हो जाएगा, देन एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स इज, क्या लिखते हैं हम लोग, ये मॉड में कर लेते हैं, इज मॉड ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब अरेंज करते रहना, तब आपका मॉड ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा। तो आप एंगल के साथ में इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखेंगे, जब हम प्रॉब्लम लेकर लास्ट में आएंगे, स्पेशल प्रॉब्लम क्लास करेंगे तो वहां फिर इसकी जरूरत हमको पड़ेगी। अभी तत्काल 12th बोर्ड का जो प्रॉब्लम चल रहा है, अब आप आइए नंबर 3 में, इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आज का है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्या करते हैं कि अभी तक क्वेश्चन में 2 टेंजेंट लिया करते थे, अब क्या है कि अब क्वेश्चन में क्या करेंगे कि एक मान लो कि पॉइंट निकालेंगे हम लोग, जैसे ये कर्व है और एक लाइन दिया हुआ है, तो हम कहेंगे कि इस लाइन के पैरेलल अगर कोई लाइन खींचा जाए तो, और वो इसका टेंजेंट होगा कर्व का, तब उसका पॉइंट क्या होगा, इस बात का हम यूज करेंगे। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द पॉइंट, अच्छा पॉइंट जो हम लिख रहे हैं ना स्टूडेंट, वो पॉइंट्स भी हो सकता है, ऐसे भी लिखा हुआ रह सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ऑन द कर्व, या एक भी हो सकता है। अभी हम
ये तो हमें पता ही नहीं, पॉइंट्स कर दो ऑन द कर्व। अब क्या हम कर्व लेंगे ये तो हम भी नहीं जानते, अभी तो हम क्वेश्चन ले रहे हैं और जो मना रहा है वो ले रहे हैं। इसमें जो भी कर्व आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x ले लेते हैं और माइनस हम ले लेते हैं 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए इसी का ऑपरेशन करके देखते हैं क्या आता है। प्लस 1 इक्वल टू 0 is the tangent is parallel to ये y एक्सिस कर लीजिए। ये क्वेश्चन लगता है सीबीएसई में एक बार पूछा है, हमें जैसा याद आ रहा है। अब ये प्लस माइनस में हो सकता है कि कुछ हो, तो आप देख लेना, हो सकता है क्वेश्चन नहीं हो या हो सकता है किसी के साथ प्लस माइनस हो। अब ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये हमारे पास कर्व है और उसका जो टेंजेंट है वो चूंकि कर्व है तो आप वहां से पहले उसको डिफरेंशिएट करो। अब ये जो मान लो कि कर्व है, कर्व क्या है, वो सर्किल का इक्वेशन है, लेकिन कर्व ही मानो, ये कर्व है हमारे पास। अब जैसा भी कर्व हो, ये कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये कर्व है। इज फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर एक पॉइंट निकालना है। इज द टेंजेंट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ओहो, मतलब इस कर्व जो आपका है, और भी कर्व होगा, मैंने थोड़ा, चलिए अब ये जो वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है स्टूडेंट, होगा कहीं वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस। अब इसके पैरेलल तब तो लग रहा है कि ये अगर कर्व इधर भी है तो ये भी होगा। इसके पैरेलल जो टेंजेंट होगा उसका पॉइंट फाइंड करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है। फाइंड द पॉइंट, अगर एक पॉइंट होगा तो एक टेंजेंट खींचा जाएगा, एक से अधिक पॉइंट होगा तो टेंजेंट की संख्या बढ़ जाएगा। ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 है। द टेंजेंट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास कैसे फाइंड करते हैं। अब ये कभी कहेगा कि वाई एक्सिस से पैरेलल है, कभी कोई लाइन का इक्वेशन देगा, कहेगा कि उस लाइन का पैरेलल है, कभी कहेगा कि उसका परपेंडिकुलर है। तो ये कंडीशन आपस में हमेशा चेंज करता हुआ है। तो गिवन कर्व हमारे पास में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा है। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये 2x, ये हो गया 2y dy बटे dx, और इसका हो गया 2x का 1 माइनस 4 dy बटे dx, और ये कांस्टेंट का 0 इक्वल टू 0। यह अब dy बटे dx कॉमन लेंगे तो 2y माइनस 4 dy बटे dx इज इक्वल टू, चलिए ये 2 इधर भेज दीजिए तो पॉजिटिव, और ये हो गया माइनस 2x। तो यहां से फाइनल फाइंड हो गया dy बटे dx इज इक्वल टू 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2y माइनस 4। अब यहां से 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस x, और ये हो गया y माइनस 2, ऐसा हो गया स्टूडेंट। अब कहता है कि टेंजेंट जो है y एक्सिस के पैरेलल है। अब जब y एक्सिस के पैरेलल होगा तब क्या होगा, यहां क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टेंजेंट्स आर पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल है। तो जैसे ही टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है तो आप जानते हो कि थीटा 90 हो गया। मतलब यहां से tan 90 निकालोगे तो फिर तुम्हारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब 1/0 हो गया। और यही आपके पास में पॉइंट निकला, ठीक है। अब पॉइंट निकालना है तो आप इसे अल्फा बीटा ले लो, अल्फा बीटा ले लो, ठीक है।
तो यहां से इस कर्व का जो पी पॉइंट पर जो स्लोप निकलेगा वो किसके बराबर होगा? 1/0 के बराबर होगा। मतलब यहां से आप कहोगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी इज इक्वल टू 1/0 हो गया। अनडिफाइंड का मतलब 1/0 है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो गया? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब है कि dy/dx और अल्फा बीटा लिए हैं एट अल्फा बीटा इक्वल टू 1/0। चलिए तो यहां अल्फा बीटा रख दीजिए, x बराबर आप अल्फा रख रहे हैं, y बराबर बीटा रख रहे हैं, तो 1 माइनस अल्फा और बीटा माइनस 2 इक्वल टू 1/0। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहां से आ गया बीटा माइनस 2 बराबर 0, माने फाइनल आ गया बीटा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू 2। अब जब बीटा 2 आ गया तो अल्फा निकल जाएगा। कैसे निकाल लोगे अल्फा? ये अल्फा बीटा ऑन द कर्व है, यहां लिखोगे स्टूडेंट, क्या लिखोगे कि पी अल्फा बीटा लाइज ऑन द कर्व, ऑन द कर्व फर्स्ट कर लेते हैं। चलिए इसको फर्स्ट बना लिया, ऑन द कर्व फर्स्ट, तो सेटिस्फाइड करेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा और माइनस 4 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब स्पेस कम गया, बीटा का मान 2 रखिए, तो यह आ गया अल्फा स्क्वायर, ये हो गया 4 माइनस 2 अल्फा और 4 8 हो गया और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा और ये 5 माइनस 3 हो गया इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लीजिए, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0। अल्फा कॉमन हो गया, अल्फा माइनस 3, 1 कॉमन हो गया, अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0। अल्फा प्लस 1 हो गया और अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया, माने अल्फा इक्वल टू 1 और अल्फा इक्वल टू माइनस 1 और तुम्हारे पास 3 आ गया। तो पॉइंट्स कौन कौन से आए? यही लिख देते एक लाइन, रिक्वायर्ड पॉइंट्स बी। एक पॉइंट हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया, बीटा तो निकला हुआ है 2, एक आ गया -1 और बीटा 2, और एक पॉइंट हमारे पास आ गया स्ट्रेट अल्फा 3 है, बीटा 2 है। इस प्रकार से रिक्वायर्ड पॉइंट निकल गया। अब हम आपको बराबर कर रहे हैं कि ये जो ये जो हम कंडीशन लिख रहे हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये कंडीशन हमेशा बदलता रहेगा, चेंज करता रहेगा, और जैसा चेंज करेगा वैसा ही कंडीशन आप उसमें यूज करोगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट। 4, अब हम क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड द पॉइंट्स। अब यस को अंदर रखते हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, ऑन द कर्व y इक्वल्स टू x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x, ये लीजिए, एट विच द टेंजेंट। अब यहां क्या करते हैं कि एक लाइन का इक्वेशन ले लेते हैं। पिछले वाले क्वेश्चंस में हमने कहा था कि टेंजेंट इज पैरेलल टू द y एक्सिस, ऐसा हमने लिया था। अब यहां हम एक लाइन का इक्वेशन ले लेते हैं। टेंजेंट लाइंस आर पैरेलल टू, अब यहां एक लाइन ले लेते हैं, टू लाइन y इक्वल्स टू 3x माइनस 2, इस प्रकार का लाइन। अब इसका सॉल्यूशन देखो, फिर आप उसके डिफरेंशिएट करो।
आप एक ध्यान रखो स्टूडेंट, मान लो कि ये हमारे पास कोई कर्व है, अब जैसा भी कर्व हो, x³ माइनस 2x² माइनस x, ये कोई कर्व है। तो इस कर्व पर ये कोई लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3x माइनस 2। आपसे पूछा जा रहा है कि इस लाइन के पैरेलल जहां भी टेंजेंट खींचा जाएगा उसका पॉइंट पूछा जा रहा है, क्या होगा, मतलब इस अल्फा बीटा को निकालने के लिए पूछा जा रहा है, क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो एक तो बात है कि अल्फा बीटा ऑन द लाइन है, तो उस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा। चाहो तो आप इस बात को पहले भी लिख सकते हो, सॉल्यूशन जहां से शुरू करते हो वहां भी आप मेंशन कर सकते हो पहले पी अल्फा बीटा लेट कर लेते हैं, लाइज ऑन कर्व y इक्वल्स टू x³ माइनस 2x² माइनस x। इसलिए यहां से कंडीशन हो गया बीटा इजकल टू अल्फा क्यू 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा। नंबर 1 ये कंडीशन आ गई। अब दूसरे कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं कि इसका हम फाइंड करते हैं स्लोप। तो कर्व है, कर्व का जो इक्वेशन है, चलिए इससे तो हमें लग रहा है दिखाई नहीं पड़ेगा। कर्व हमारे पास है, गिवन कर्व बी y इजकल टू x³ माइनस 2x² माइनस x है। तो आप डिफ्रेंशिएट करो, तो यह आ गया 3x², ये हो गया 2 इंटू 2 तो 4x माइनस 1। अब हम स्लोप निकाल लेते हैं यहां से। अब हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P। तो यहां से आ गया dy बटे dx एट अल्फा बीटा। तो फाइनल अल्फा रखोगे यहां, तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 1। और यहां ये स्लोप ऑफ लाइन जो है, स्लोप ऑफ लाइन जो है वो ओरिजिनल में 3 है, y इजकल टू mx प्लस c के फॉर्म पर है। यह भी स्लोप होता है स्टूडेंट। हमने कहा कि y इजकल टू mx प्लस c के फॉर्म पर है, यहां m के पोजीशन पर c है, 3 है। तो आपका इससे डायरेक्ट निकल रहा है कि इसका स्लोप 3 है। अब कहता है कि टेंजेंट और लाइन आपस में पैरेलल है, इसलिए स्लोप दोनों का इक्वल हो जाएगा। अगर आप दोनों के स्लोप को इक्वल करते हैं, मतलब 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 3 लेते हैं, ये लिए तो रिजल्ट क्या हुआ कि 3 अल्फा स्क्वायर, यहां से अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा माइनस 4 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये 3 अल्फा स्क्वायर, ये 4 इंटू 3 12 हो गया, तो 6 कर लेते हैं, माइनस 6 अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 0। 3 अल्फा कॉमन ले लीजिए, अल्फा माइनस 2 और प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। यहां से निकल गया 3 अल्फा प्लस 2 और यहां से निकल गया अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। माने फाइनली अल्फा इक्वल टू 2 आ गया और माइनस 2/3 आ गया। ये अल्फा फाइंड हो गया। अब इस अल्फा का वैल्यू यहां रख दोगे तो आपका बीटा निकल जाएगा। इस प्रकार से लिखोगे कि व्हेन अल्फा इक्वल टू 2 देन बीटा इक्वल्स टू, अब 2 रख रहे हो, चलिए 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 स्क्वायर और माइनस 2 आ गया। चलिए ठीक है, 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 आ गया। ये हमारे पास आ गया 8 और ये हमारे पास हो गया 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 2, माने ये हमारे पास फाइनल आ गया माइनस 2। अब दूसरा लोगे कि व्हेन अल्फा इक्वल टू माइनस 2/3 देन बीटा इक्वल टू, यहां फिर हो जाएगा माइनस 2/3 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 2/3 का होल स्क्वायर और माइनस 2।
चलिए स्टूडेंट सॉल्व कर लीजिएगा। आइए हमारे पास कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया। मेरे कहने का अर्थ है कि जो आप वाई एक्सिस के बारे में हम यूज कर रहे थे, यहां आपके पास में स्लोप के लिए एक स्ट्रेट लाइन भी रह सकता है। यहां जो है स्टूडेंट कोऑर्डिनेट भी दिया जा सकता है कि आप उस कोऑर्डिनेट से स्लोप निकाल लें। तो कोऑर्डिनेट से स्लोप जब निकालेंगे तो फिर आप y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा। यहां लिखेगा पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग और दो कोऑर्डिनेट दे देगा। चलिए इसका भी क्वेश्चन हम लास्ट में लेकर आएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आज का हुआ। हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अभी एक कर्व पर दो डिफरेंट पॉइंट से टेंजेंट खींचे और उसके बीच में एंगल और उसके टेंजेंट के परपेंडिकुलर होने का कंडीशन, या फिर टेंजेंट अगर अदर पॉइंट्स के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है तो उसके कॉन्सेप्ट से आप पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, इसका हमने यूज किया। अब क्या है स्टूडेंट कि दो डिफरेंट कर्व है, कर्व ही दोनों अलग है और दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दोनों कर्व जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तब ऐसी स्थिति में ये मान लो सपोज करो कि एक कर्व ऐसे गया और दूसरा कर्व ऐसे जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल बनेगा। अब उस एंगल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ध्यान से सुनेंगे, दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो कि ये कर्व है और ये भी हमारा एक कर्व है, तो दोनों कर्व ऐसे करके कहीं इंटरसेक्ट किया, तो ये बीच का जो एंगल है उस एंगल को पूछा जा रहा है कि वह एंगल आप कैसे निकालोगे, उसकी थ्योरी की बात कर रहे हैं। अब जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो गया। अब उसके लिए क्या है कि आप ये जाने, एक टर्म की यूज करते हैं, लिखते हैं कि स्लोप ऑफ कर्व, ये भी मिलेगा आपको कहीं कहीं। ये पहले आप ये जान लीजिए कि स्लोप ऑफ कर्व लिखते हैं। तो स्लोप ऑफ कर्व का मतलब ये स्टूडेंट है, मीनिंग इसका है कि उस पॉइंट पर बनने वाला टेंजेंट का स्लोप। जहां भी हम स्लोप ऑफ कर्व बोलेंगे तो इसको आप दिमाग में रखेंगे कि स्लोप ऑफ कर्व एट एनी पॉइंट टू द कर्व means slope of tangent at that point to the curve, जहां भी हम स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ कर्व कहेंगे तो इसका मीनिंग आपको समझना है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, माने उस पॉइंट पर आपके टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही स्लोप ऑफ कर्व कहलाएगा। अब आपको यहां यह सीखना है, एंगल निकालना है बिटवीन टू कर्व्स, या आप लिखो बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, intersection of two curves, y equals to fx and y is equal to gx, ऐसा है। ये है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, y is equal to fx and y is equal to gx। अब यहां दो कर्व है, एक कर्व तो हमारे पास सपोज करो कि ये है और दूसरा कर्व ये है। ये कर्व y इक्वल टू fx है और ये कर्व हमारे पास y इक्वल टू gx। हमें ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल थीटा। दोनों कर्व एक दूसरे को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसके बनने वाला बीच का एंगल थीटा आपको फाइंड करना है। आप क्या करें कि इस P पॉइंट पर आप दोनों कर्व के लिए आप टेंजेंट खींचे, ये
मतलब आप इस कर्व का भी इस पॉइंट पर स्लोप निकाल रहे हैं और इस कर्व का भी इस पॉइंट पर स्लोप निकाल रहे हैं स्टूडेंट, मतलब उसके टेंजेंट का स्लोप निकाल रहे हैं। तो आप निकालिए, यहां से हम कहें कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स एट p क्या होगा? तो आप इसे डिफरेंशिएट करोगे, p का कोऑर्डिनेट रखोगे। चलो इसे हम लिख लेते हैं, एफ प्राइम ऑफ p मान लेते हैं। मैंने डिफरेंशिएट किया dy बटे dx एट p, या ये लिखो, या फिर आप इसे लिखोगे dy बटे डी, ये भी dy बटे dx हो जाएगा। ये आप प्राइम नहीं लिखो उसमें, आप इसे लिखो एफ प्राइम ऑफ p। चलिए अब यहां भी आप करोगे तो ये जी प्राइम ऑफ p हो जाएगा। अब सेकेंड निकालोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, चूंकि कर्व को चेंज कर रहे हैं, टू द कर्व। अब कर्व लिया y इक्वल टू जी एक्स एट p, तो यहां से जी प्राइम ऑफ p निकल गया। मतलब यहां इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप और इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया। मतलब थीटा जो है हम लेट किए हैं कि थीटा बी द एंगल बिटवीन टू कर्व से काम चलाओ, इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स कर लो, बिटवीन टू कर्व्स। अब तुमको यह ध्यान रखना होगा कि इस दोनों कर्व के बीच का एंगल और इसके इस पॉइंट पर जो दोनों टेंजेंट है, उस टेंजेंट के बीच का एंगल आपस में इक्वल होंगे। मतलब यहां जो टेंजेंट है उसके बीच का एंगल और कर्व के बीच का एंगल आपका बराबर होगा। आप यहां आप इस बात को लिखें कि एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर कर देते हैं, देयर टेंजेंट्स। अब जैसे ही टेंजेंट आया तो टेंजेंट का तो स्लोप निकाले हुए हैं, तो हमारे पास फाइनली स्टूडेंट थीटा बराबर फिर tan इनवर्स, और ये पहला स्लोप कितना है, ये tan इनवर्स एफ प्राइम ऑफ p माइनस दूसरा का रखोगे जी प्राइम ऑफ p डिवाइडेड बाई 1 प्लस एफ प्राइम ऑफ p इंटू जी प्राइम ऑफ p। इस प्रकार से आप दोनों कर्व के बीच का एंगल फाइंड कर लेंगे। भाई दोनों कर्व के बीच का एंगल कहेंगे तो आप सबसे पहले क्या काम करना बाबू कि वहां P का आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। दोनों कर्व को जब सॉल्व करोगे तो P का इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा। जब P का इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा तो P पॉइंट पर पहले कर्व का टेंजेंट का स्लोप निकाल लेना और P पॉइंट पर दूसरे कर्व का टेंजेंट का स्लोप निकाल लेना और दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल निकाल। ये यहां एक कॉन्सेप्ट और भी आता है, दोनों कर्व अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर दे तब ऐसी स्थिति में ये थीटा यदि 90 डिग्री हो जाए तब ऐसी स्थिति में स्टूडेंट उसको ऑर्थोगोनली कट कहते हैं या कर्व को ऑर्थोगोनल कर्व कहते हैं। हमने एक कॉन्सेप्ट की बात किया, क्या कॉन्सेप्ट है? तो एक हमने यूज किया ऑर्थोगोनल कर्व, इसकी बात हमने किया। ऑर्थोगोनल कर्व, अगर ये कर्व है और एक कर्व ये लिया, ये दो डिफरेंट कर्व है, ये y इक्वल टू एफ एक्स लिया और ये कर्व हमने y इक्वल टू जी एक्स लिया, जैसा अभी फिगर में लिया। और यहां क्या करिए कि ये जो थीटा हम लिख रहे थे उसको हम कहते हैं कि ये 90 डिग्री पर कट कर रहा है, 90 डिग्री पर कट कर रहा है। माने स्टूडेंट कह रहे हैं क्या कि टू कर्व्स आर said to be
cut each other orthogonally at P दिए हैं, at P if the angle between the two curves at the point of intersection P is pi by 2. वही बात लिखें कि टू कर्व्स आर सेड टू बी कट ईच अदर ऑर्थोगोनली। दोनों कर्व को ऑर्थोगोनली कट करेगा। कब करेगा? जब दोनों कर्व एक दूसरे इंटरसेक्शन पर 90 डिग्री पाई बाई 2 स्टूडेंट 90 डिग्री बराबर। मतलब अगर कर्व के इंटरसेक्शन में अगर थीटा पाई बाई 2 है, तब ऐसी स्थिति में आप प्रैक्टिस कर लो। तब ऐसी स्थिति में यहां y इक्वल टू एफ एक्स एंड और y इक्वल टू जी एक्स जो है उस आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल कर्व, या आप कहेंगे कि एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपको यह क्वेश्चन देगा, प्रूफ करने के लिए देगा कि आप दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, या प्रूफ करने देगा कि ये आपस में कर्व जो है ऑर्थोगोनल है स्टूडेंट। अब देखिए, अब इस पर क्वेश्चन पर आते हैं। ये 5 नंबर क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं आज। अब ये दोनों कर्व के लिए हम लेते हैं। अब हम 2 कर्व लेंगे और यहां प्रूफ करेंगे कि यह दोनों कर्व ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। जैसे ले सो डैट, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, 2 कर्व्स। अब यहां 2 कर्व्स ले लीजिए। एक कर्व आप ले लीजिए एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, या ए ही लिखिए, एंड और दूसरा कर्व आप ले लीजिए 3x स्क्वायर वाई माइनस, वहां x क्यू लिए थे तो y क्यू लीजिए, इक्वल्स टू b। ऐसा लेते हैं। कट ईच अदर ऑर्थोगोनली। देखिए पहला क्वेश्चन लिए। अच्छा, एक भी और मेंशन करना है, यहां a और b कांस्टेंट है, वेयर a एंड b और कांस्टेंट्स ऐसा क्वेश्चन लिए कि आपको ऑर्थोगोनली प्रूफ करना है। तो देखिए आपके पास में 2 कर्व्स है। अब हम इसे पहला कर्व मान लेते हैं, C1 दे देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं उसे C1 से। आप इसे डिफरेंशिएट करें 3x स्क्वायर वाई, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस, अब यहां u इंटू भी है स्ट्रेट, तो 3x और y स्क्वायर का हो गया 2y dy बटे dx, माइनस, चूंकि आगे माइनस है तो माइनस हो जाएगा 3y स्क्वायर और x का 1 और कांस्टेंट का 0, ये आ गया। अब dy बटे dx निकालना है तो माइनस 6xy dy बटे dx इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो प्लस 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। यहां से आप dy बटे dx निकाल लीजिए, तो 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस 6xy हो गया। चलिए 3 कैंसिल कर लीजिए, माइनस भी हटा दीजिए, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, माइनस को गुना करेंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा और बाई 2xy हो गया, ये आ गया। अब आपको स्लोप निकालना है, तो मान लीजिए कि ये दोनों कर्व का इंटरसेक्शन जो आपका है वो अल्फा बीटा है, माने स्लोप ऑफ
टेंजेंट, ये C1 कर्व का है, टेंजेंट टू द कर्व C1 एट P अल्फा बीटा। चलिए कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अल्फा बीटा, ऐसा। अब आप सेकेंड कर्व का निकालिए, सेकेंड कर्व का बहुत बड़ा हो गया। सेकेंड कर्व हमारे पास में है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब बराबर b। तो 3x स्क्वायर वाई का हो गया dy बटे dx, और इसका प्लस 3y और x स्क्वायर का हो गया 2x माइनस इसका हो गया 3y स्क्वायर dy बटे dx और कांस्टेंट का हो गया 0। आप डेरिवेटिव फाइंड कर दिए। अब dy बटे dx कॉमन ले लीजिए, तो 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर dy बटे dx और इज इक्वल टू, ये चला जाएगा उधर, तो माइनस 6xy। तो यहां से फाइनल फाइंड हो गया dy बटे dx माइनस 2xy। चलिए 3 को कैंसिल कर रहे हैं, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। देखो स्टूडेंट ध्यान देना, अगर यहां तुम देख रहे हो कि ये दोनों कैंसिल आउट होकर -1 आ रहा है, तब इंटरसेक्शन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप सीधे अल्फा बीटा मानकर ही निकाल देंगे। माने यहां भी आप क्या काम करेंगे कि अगर लिखेंगे तो लिखेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व C2 एट P अल्फा बीटा। तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान से क्वेश्चन को देखें। आप अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, हमने देख लिया कि दोनों पॉइंट आपस में कट रहे हैं, दोनों को गुना करेंगे तो डिनोमिनेटर ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, -1 आ रहा। तो ऐसी स्थिति में आप अल्फा बीटा मान ले, आपको दोनों का इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं कैंसिल आउट होता तब दोनों का हम इंटरसेक्शन भी निकालते। अब हम दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट। हमारे पास तो स्पेस कम गया, चलिए इधर आ जाते हैं। ठीक उल्टा है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, अब पार्ट 3 में है। अब हम स्लोप निकालेंगे यहां से, मतलब अब आप कर रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट टू C1 इंटू, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू C2 तो बराबर हो गया, देखिए यहां से अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा और डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, -1 आ गया। अब -1 आ गया। अब -1 आने का मतलब क्या हुआ कि दोनों कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहा है। मैंने थीटा यहां क्या हो गया, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है। जैसे ही 90 डिग्री आया, इसका मतलब कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करेगा। इसका मतलब हो गया स्टूडेंट की हेंस कर्व्स C1 and C2 cut each other ऑर्थोगोनली कट करेगा स्टूडेंट। तो ये जो हमने प्रॉब्लम बताया, ये थ्योरम्स के साथ, मतलब आप उसको कह लें कि उसके कॉन्सेप्ट के साथ हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। फिर जब हम पूरी थ्योरम्स को या पूरे कॉन्सेप्ट को आपके सामने टेंजेंट एंड नॉर्मल का हम रख देंगे, तो फिर मेरा स्पेशल प्रॉब्लम का भी लेक्चर्स आएगा स्टूडेंट। तो इसके साथ इस लेक्चर्स को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और साथ में एक मैसेज है आपके लिए कि देश में बहुत सारे गरीब छात्र हैं, उनके लिए यह हो सकता है कि ये लेक्चर्स बहुत यूजफुल हो, इसलिए आप वहां तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। धन्यवाद।